बात कोई आज से 2 दशक पुरानी है। एक प्रोफेसर थे। मैं आज एक कहानी सुनाना चाहता हूँ आपको। अब आप किसी से उसको जोड़ के नहीं देखेंगे, किसी व्यक्ति पर कोई आक्षेप नहीं है। यदि ऐसा कोई संयोग बैठे तो महाजी से संयोग ही मानेंगे। मेरा इरादा किसी के व्यक्तिगत भावना को या कोई व्यक्तिगत उदाहरण सामने रखने का नहीं है, लेकिन ये जानना जरूरी है। एक प्रोफेसर थे, आज से कोई 20 साल पहले की बात है। मेरी मुलाकात होती रहती थी उनसे। वो सरकार में बड़े पद पर थे। मुझे जहाँ तक याद है वो कैबिनेट मंत्री भी थे। तो बातें होती थी। जब मंत्री हों और प्रोफेसर हों तो विद्वता की तो पराकाष्ठा हो गई। मंत्री हैं तो वैसे ही विद्वान हैं, और ऊपर से प्रोफेसर हैं तो डबल विद्वता हो गई। और साथ में पीएचडी भी कर रखा था, सो नाम के आगे और डॉक्टर भी लगता था। तो डॉक्टर, प्रोफेसर, मंत्री, उनसे हमारी मुलाकात होती रहती थी। एक दिन ऐसे ही वो भी मगन थे। हम लोग गए, चाय पिलाया, फिर कोई कार्यकर्ता कोई मिठाई लेकर आया था तो हमें भी डाल दिया कि मिठाई खाइए। खा रहे थे हम। आज से 20-22 साल पहले की बात है। बात करते करते उस समय कॉलेज के प्रोफेसरों ने हड़ताल कर रखा था पूरे बिहार में। वजह क्या थी मुझे याद नहीं है, लेकिन पूरे बिहार में जितने कॉलेज के प्रोफेसर थे उन लोगों ने हड़ताल कर रखा था। और ये हड़ताल महीने दर महीने बढ़ता चला जा रहा था। बच्चों की कक्षाएं नहीं हो रही थी, कॉलेज बंद था। ये कहने की बात नहीं है कि उनके ट्यूशन और बाकी काम जो प्रोफेसर के थे, मैं सबके लिए नहीं कहता, लेकिन एक सामान्य तौर पर देखें, बहुत से शिक्षक ऐसे भी रहे होंगे जिन्हें बुरा लगता होगा कि ये हड़ताल नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं। संघ जब कोई निर्णय ले लेता है, उनका जो एसोसिएशन कोई निर्णय ले लेता है, तो उसके खिलाफ जाने की हिम्मत अमूमन किसी को नहीं होती। मैं डॉक्टर हूँ, मुझे मालूम है। चिकित्सकों में भी यही हाल होता है, शिक्षकों में भी ऐसे ही होता है। कोई कर्मचारी संघ हो, उसके खिलाफ आप जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। इसके लिए बहुत मजबूत इच्छा शक्ति चाहिए और रीढ़ की हड्डी बहुत मजबूत होनी चाहिए। तो ऐसा जल्दी मिलता नहीं देखने को। खैर, तो प्रोफेसर साहब बैठे हुए थे, हम लोग भी बैठे थे, बातचीत चलने लगी। हमने कहा, प्रोफेसर साहब, सो आप लोगों ने हड़ताल क्यों कर रखा है? तो उन्होंने कहा, मतलब गर्व से कहा कि देखिए डॉक्टर साहब, घंटे के हिसाब से जितने घंटे हम कॉलेज में पढ़ाते हैं उसके हिसाब से साल भर की जो हमारा तनख्वाह या सैलरी होती है, ये राष्ट्रपति से ज़्यादा है। भारत के राष्ट्रपति से ज़्यादा सैलरी मिलती है। ये प्रोफेसर साहब ने खुद कहा कि जितने घंटे हम कॉलेज में पढ़ाते हैं, यदि घंटों के हिसाब से जोड़ें तो देश में प्रोफेसर से ज़्यादा सैलरी किसी को नहीं। कम से कम उन्होंने अपने बारे में कहा। और ये कहा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सैलरी से ज़्यादा हमें मिलती है। तो हमने पूछा, फिर हड़ताल किस बात की? तो उन्होंने कहा, इस पर कुछ जो भी जवाब दिया मुझे आज वो याद नहीं, लेकिन एक और बात उन्होंने बड़ी गंभीरता से कहा जो मुझे आज भी याद है। उन्होंने कहा कि देखिए, हम वेतन 2 जगह से नहीं ले सकते, ऐसी व्यवस्था विधायिका में की गई है। उन्होंने कहा कि वह सरकार में मंत्री हैं, तो मंत्री के रूप में एक सैलरी मिलती है उन्हें और एक मिलती है प्रोफेसर के रूप में। वो दोनों जगह से सैलरी नहीं ले सकते। तो उन्होंने बड़े गर्व के साथ कहा कि मैं मंत्री वाली सैलरी नहीं लेता हूँ, मैं प्रोफेसर वाली सैलरी लेता हूँ। उनका कहने का मतलब था कि मंत्री वाली सैलरी मैं सरकार को दान कर देता हूँ और कॉलेज वाली सैलरी मैं उठा लेता हूँ। सिर्फ उन्होंने ये नहीं कहा कि 12 महीने में वो शायद 12 क्लास भी नहीं लेते थे, और फिर भी 12 महीने की सैलरी वो कॉलेज की उठाते थे। अंगीभूत कॉलेज में वो प्रोफेसर थे, और वो कह रहे थे कि मैं मंत्री वाली सैलरी नहीं लेता हूँ, कॉलेज वाली सैलरी लेता हूँ, इसलिए कि कॉलेज की सैलरी मंत्री की सैलरी से ज़्यादा है। ये बात कब की है? कोई 2 दशक से भी ज़्यादा हो गए, मुझे याद है। दोस्तों, आज इस बात की चर्चा करनी क्यों इसकी ज़रूरत पड़ गई?
आजकल रोज़ अखबारों में छपता है, सोशल मीडिया पर भी लगातार चर्चाएं होती रहती हैं कि राजभवन और बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में ठन गई। भाई, राजभवन हो कि शिक्षा विभाग हो, कौन मालिक है, इस पर बहस चलती है कि हमारे अधिकार क्षेत्र में आप कैसे घुस गए। राजभवन कहता है कि हमारा अधिकार क्षेत्र, शिक्षा विभाग कहता है हमारा अधिकार क्षेत्र है। दोनों में से कोई ये नहीं कहता कि इसका मालिक तो जनता है। इन कॉलेज के मालिक तो इसके बच्चे हैं, उनके अभिभावक हैं। ये जनता के टैक्स के पैसे से चलता है। राजभवन के गवर्नर साहब की सैलरी जो जाती है वो जनता के पैसे से जाती है, और शिक्षा मंत्री होते हैं, उनकी भी सैलरी जनता के पैसे से जाती है। जनाब, आप लोग अपनी लड़ाई बंद करें और पहले समझें इस बात को कि कॉलेज और शिक्षा विभाग न तो आपकी बपौती है और न दूसरे की बपौती है। ये जनता का, उनका अधिकार है। वो भवन भी उनका, बच्चे भी उनके, शिक्षक भी उनके। क्यों जरूरी पड़ गया आज इस चर्चा की? क्योंकि ये आप यदि सोशल मीडिया खोलेंगे, दिन रात यही चर्चा चलती रहती है। एक और बात है जो बहुत से लोग शायद इस ओर उनकी निगाह नहीं जाती। आपको शायद पता होगा कि जो शिक्षक होते हैं स्कूलों में, प्राइमरी स्कूल हो या कि मिडिल स्कूल हो कि हाई स्कूल हो, स्कूल के टीचर राजनीतिक दल के चुनाव नहीं लड़ सकते। एमएलए का चुनाव नहीं लड़ सकते, वो एमपी का चुनाव नहीं लड़ सकते, एमएलसी का चुनाव नहीं लड़ सकते। क्यों? कि वे सरकारी नौकर हैं। ठीक है। शिक्षा विभाग में भी डॉक्टर भी जो सरकारी डॉक्टर हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकते, पार्टी के टिकट पे नहीं लड़ सकते, निर्दलीय भी नहीं लड़ सकते। तो ये चुनाव नहीं लड़ सकते इसलिए कि ये सरकारी नौकर है। लेकिन प्रोफेसर साहब विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, विधान परिषद का चुनाव लड़ सकते हैं, सांसद बन सकते हैं, राज्यसभा में जा सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इनके ऊपर कोई रुकावट नहीं है। क्या कि हम सरकारी नौकरी के नियम के तहत नहीं आते, हमारे लिए अलग कानून है। ठीक है साहब, कोई भी कानून हो, सैलरी तो जनता ही देती है ना। जनता के टैक्स के का ही तो पैसा है। आप यूजीसी का हवाला देते हैं, वो यूजीसी के पास पैसा कहाँ से आता है? इसी जनता के टैक्स का पैसा है। तो यदि आप चुनाव लड़ सकते हैं तो स्कूल के शिक्षक क्यों नहीं चुनाव लड़ सकते? प्राइमरी स्कूल के शिक्षक क्यों नहीं चुनाव लड़ सकते? मिडिल स्कूल के शिक्षक क्यों नहीं चुनाव लड़ सकते? उनको भी तो जनता का ही पैसा सैलरी के रूप में मिलता है। आप लड़ सकते हैं, वो सही है, तो फिर उन पर प्रतिबंध क्यों है? मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर भी लड़ सकते हैं, सदर अस्पताल के डॉक्टर भी लड़ सकते हैं, प्राइमरी स्कूल के टीचर भी लड़ सकते हैं, हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक भी लड़ सकते हैं। उन पर फिर प्रतिबंध क्यों? और यदि उन पर प्रतिबंध है तो फिर यूनिवर्सिटी और कॉलेज के शिक्षक ये चुनाव लड़ें, ये कहाँ का न्याय है? जब आप चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित है कि आप बहुत पहले से योजना बनाएंगे। कॉलेज के बच्चे हैं, उनका आप दुरुपयोग करेंगे, उनको एक शक्ति के रूप में, उनको एक टूल के समान आप इस्तेमाल करेंगे। और चुनाव में जब आप एब्सेंट होंगे तो बच्चों की कक्षाएं बाधित होंगी, और अपने हिसाब से आप बच्चे को या कॉलेज का जो संसाधन है उसका दुरुपयोग करेंगे, इसकी भी पूरी संभावना है। तो आपको कैसे इजाजत मिल जाती है? आज मुझे बात करने की जरूरत इसलिए पड़ गई। बिहार में शिक्षा का, उच्च शिक्षा का क्या हाल है ये किसी से छिपा नहीं है। यदि आप बाहर जाएं, दिल्ली चले जाएं,
तो दिल्ली की यूनिवर्सिटी में भरे मिलेंगे बिहार के बच्चे। एक एक कमरे में मुखर्जी नगर में चले जाएं, आप विजयनगर में चले जाएं, किंग्सवे कैंप में चले जाएं, एक कमरे में 3-3 बच्चे, 2-2 बच्चे खाट लगा के, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में चले खाट लगा के बच्चे सत्तू खाकर भूंजा खाकर पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि उनको आगे जाना है। क्यों वो वहाँ पहुँचे हुए हैं? माँ बाप अपना पेट काट के उनको पढ़ा रहे हैं, इसलिए कि बिहार के कॉलेजेस में उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही है, इसलिए वो बच्चे वहाँ जा रहे हैं। यदि उनको वही पढ़ाई भागलपुर के यूनिवर्सिटी में मिल जाती, दरभंगा यूनिवर्सिटी में मिलती, मुजफ्फरपुर में मिल जाती, पटना यूनिवर्सिटी में मिल जाती, तो कौन अपनी मिट्टी छोड़ कर दूर जाना चाहता है? माँ के हाथ की रोटी कोई कौन नहीं खाना चाहता? जब बुखार लग जाता है, बच्चा बीमार पड़ जाता है, भटकता फिरता है। मैं सेंट स्टीफन हॉस्पिटल में काम करता था, यूनिवर्सिटी बगल में था। बहुत से बच्चे थे जो कोई कंपटीशन की तैयारी में आते थे, कभी कभी वो इलाज कराने पहुंच जाते थे हॉस्पिटल में 10 रुपये या 15 रुपये का टिकट कटा के, तो कोई किससे दोस्ती भी हो जाती थी। करीब करीब हमसे थोड़ी छोटे उम्र के थे, बात होती थी, बताते थे कि किस प्रकार से यूनिवर्सिटीज़ का हाल चाल हो चुका है। आज भी कोई बदलाव नहीं हुआ, आज और भी खराब स्थिति हो गई है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, बिहार शायद इकलौता या एक आध और राज्य भी होंगे देश में ऐसे, जहां स्नातक निर्वाचन क्षेत्र और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी बनते हैं। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का मतलब हुआ कि एक कमिश्नरी के अंदर में जितने शिक्षक हैं कॉलेज के, वे वोटर हुए और वो चुनते हैं जो विधान परिषद के सदस्य बनते हैं। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी, ये बिहार में होता है। और दूसरा है स्नातक निर्वाचन क्षेत्र। जितने लोग स्नातक हैं, चाहे वो किसी भी विषय में हो, ये सब वोटर होते हैं और ये चुनते हैं अपना प्रतिनिधि, और वो विधान परिषद के मेंबर बन जाते हैं, माननीय नेता होते हैं, फिर वो मंत्री बने या फिर जो आगे जाना है वो जाते हैं। तो विधान परिषद में जाने के कई रास्ते हैं, जिसमें से एक है शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र। स्वाभाविक है आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई ये शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जो चुनकर आते करते क्या है? शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र क्या मतलब है इसका? शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से आप चुन के आते हैं तो स्वाभाविक है कि दिमाग में आएगा कि पहली बात होगी कि शिक्षकों के भले की आप सोचेंगे, शिक्षकों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, उनको अच्छा काम करने का अच्छा माहौल मिले, उनको शोध का अच्छा माहौल मिले, अच्छे विद्यार्थी मिले, उनकी सैलरी अच्छी हो, उनका भत्ता अच्छा हो, ठीक है, कोई नुकसान नहीं इसमें। लेकिन क्या बच्चों का भला कैसे हो? कॉलेज में क्लासेस बराबर लगें, ट्यूशन न चले, लाइब्रेरी चलती रहे, हॉस्टल में माहौल बढ़िया हो, कॉलेज में कक्षाएं नियमित हों, एग्ज़ाम समय पर हो, सेशन लेट नहीं हो, ये देखना आपका काम नहीं बनता है। एमएलसी जब आप बन जाते हैं तो कितना लाभ मिलता है विधान परिषद का सदस्य हो जाने से, तो मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है। चुनाव जीत कर गए हैं और वो चूंकि प्रावधान है इसलिए आप जा रहे हैं, कुछ नुकसान नहीं। लेकिन क्या आप इस पर नहीं ध्यान दे सकते कि कॉलेज की पढ़ाई कैसे इंप्रूव हो, कॉलेज में शिक्षक समय पर आवे, सेशन नियमित चले? मुझे खुद अपना समय याद है कि हमारे समय में जो बीएससी का सेशन था वो 1.5 साल लेट था, बीच में तो 3-3 साल लेट तक गया, अभी भी लेट चलता है। तो फिर काहे के लिए आप एमएलसी बनते हैं? काहे के लिए बच्चों को राजनीति में झोंकते हैं? ये इस आपको स्वयं का जो फायदा मिलता हो एमएलसी बनने से, उससे कॉलेज को क्या लाभ मिला, बाकी शिक्षकों को क्या लाभ मिला, शिक्षा व्यवस्था को क्या लाभ मिला? और चूंकि इसमें कम वोटर्स होते हैं, कोई समझ लें कि 5 से 6 हज़ार वोटर हैं, उसमें से आधे वोट गिराएंगे, आधे नहीं गिराएंगे, और उतने में ही सब निकल जाना है, तो बड़ा आसान सा काम है वहाँ से एमएलसी बन जाना। बहुत सीमित वोटर होते हैं। ऐसा ही दूसरा मसला है स्नातक निर्वाचन क्षेत्र। अब ये भी बड़ा मसला है कि स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जीतेंगे वो क्या करेंगे भाई? कहने के लिए तो होगा कि जो स्नातक जितने लोग हैं उनके भले की बात करेंगे। वो स्नातक मेडिकल के भी स्नातक हो सकते हैं,
विधि या लॉ के भी स्नातक हो सकते हैं, आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज के भी होंगे, बीए, बीएससी, बीकॉम, या वो मैनेजमेंट के जो भी हों, जो भी स्नातक हो वो सब वोटर बन जाता है। और ये लोग वोटर बनाते हैं और उसका वोटिंग होती है, उससे एमएलसी बनते हैं। लेकिन एमएलसी बन गए, अच्छी बात है, चूंकि प्रावधान है इसलिए आप बन रहे हैं, तो उस पर मेरी कोई आपत्ति नहीं है। प्रावधान है तब आप चुनाव लड़ रहे हैं, और प्रावधान है तब आप चुनाव जीत के जा रहे हैं, उस पर कोई आपत्ति नहीं। सवाल उठता है कि प्रावधान है क्यों। दूसरा सवाल उठता है कि यदि ये प्रावधान है और जो जीत कर जा रहे हैं वो फिर स्नातकों के लिए करते क्या है। स्नातक के बाद एमए होता है, एमएससी होता है, एमकॉम होता है, एमफिल होता है, पीएचडी होता है, रिसर्च होता है, या कंपटीशन की तैयारी ही कहें। इसके लिए क्या कोई योजना होती है इनके पास? शायद नहीं। और मैं बोलूं उसका कोई अर्थ भी नहीं है। आप यदि यहाँ के रहने वाले हैं, यदि आपने व्यवस्था को देखा है, तो ये जितनी भी बातें मैं कह रहा हूँ ये सब आपके जहन में कहीं ना कहीं चलता है। बोलने से आप हिचकिचाते हैं। हर आदमी चाहता है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, कोई आके कर देगा। तो ये थाली में परोस के आपको मिले और आप चम्मच उठाएं और खाने लगें, ये अप्रोच हो गया है। खास करके हम बुद्धिजीवियों में हर आदमी सोचता है कि कोई अवतार लेगा, अब वो आके सारी चीज़ें ठीक करके चला जाएगा, हम क्यों करें। कोई आसमान से कोई आएगा और अचानक से चीज़ें ठीक हो जाएंगी, हमारा कोई काम नहीं बनता। हम तो बस सुबह शाम तक मोदी जी, जय श्री राम, राहुल गांधी, लालू यादव, नीतीश कुमार, बस यही सब करते रहेंगे। कभी इनको अच्छा बताओ, कभी उनको बुरा करो, कभी इनको पाव भर इनको गरिया लो तो एक पसेरी उनको गरिया लो। हम तो यही करते रहेंगे, पढ़े लिखे आदमी हैं। राजनीति और समाज की बातें सिर्फ चर्चा में रहेंगी, थोड़ा सा होगा तो व्हाट्सएप पर आगे ट्रांसफ़र कर देंगे। कभी अच्छा लग गया तो मोदी जी अच्छे लगने लग जाएंगे, कोई बात बुरी लग गई तो राहुल गांधी अच्छे हो जाएंगे, कोई बात बुरी लग गई फिर लालू जी अच्छे हो जाएंगे, कभी नीतीश जी अच्छे हो जाएंगे। तो अपने सहूलियत के हिसाब से कभी एक पाव इनको गरिया लिया, उससे फुर्सत मिली, कभी एक पसेरी इनको गरिया लिया, कभी इनका जिंदाबाद कर दिया, कभी उनका मुर्दाबाद कर दिया। ये बुद्धिजीवियों का बड़ा, मतलब सबकी बात मैं नहीं कहता, मैं बहुत से मेरे मित्र हैं जो इससे अलग हैं, और हम लोग चर्चा में आते भी और हम लोग बात भी करते हैं कि कैसे चीज़ों को बदलाव की तरफ धकेला जाए। और ऐसे राजनेता भी बहुत से हैं जो चाहते हैं कि चीज़ों को बेहतर बनावें। लेकिन अकेले अकेले ये छोटे छोटे प्रयास से क्या होने जाने का है। लोग कहते हैं कि निगरानी की संस्था है, वो सब क्या करती हैं। मैं बार बार कहता हूं कि निगरानी की कोई संस्था नहीं है। निगरानी की सबसे बड़ी संस्था मालिक होता है, और वो मालिक जनता है। आप कहेंगे कि फला आयोग निगरानी करेगा, ठीक है, आयोग में जो लोग हैं वो भी तो आपके टैक्स से का ही सैलरी लेते हैं। तो जो जितनी भी निगरानी की संस्था है, वो निगरानी की संस्थाओं पर आपका अधिकार है। यदि आप अपना मालिकाना हक खुद नहीं खोजेंगे तो वो संस्थाओं पे जो बैठे हुए हैं वो अपने सैलरी के लिए वहाँ बैठे हैं, अपने भत्ता के लिए बैठे हुए हैं, अपने सुख सुविधाओं के लिए बैठे हुए हैं। टाइम से उनको टीए, डीए और जितने भी प्रकार के भत्ते मिलने चाहिए वो उनको मिले, इसके जुगाड़ में लोग लगे रहते हैं। और इससे आगे भी और क्या लाभ मिल सकता है वो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, आप लोग होशियार हैं। तो दोस्तों, आज की बातचीत में मैं यही 2-3 बातें सामने रखना चाहता था। एक बार की बात है कि क्यूबा में जब आज़ादी मिली, फिदेल कैस्ट्रो वहाँ के बड़े नेता थे। जब वो जीत कर आए और जब वो राष्ट्रपति बने तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया कि कहाँ कहाँ आप क्या क्या बनवाएंगे, कौन सा फैक्ट्री बनाएंगे, कहाँ पर पुल बनाएंगे, और क्या क्या बड़ा क्या क्या काम करेंगे। उन्होंने कहा था अगले 5 साल में कुछ नहीं करने वाला हूँ, बल्कि अगले 10 साल में कुछ नहीं करने वाला हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ क्यूबा की जनता को, यहाँ के बच्चों को शिक्षित करने में पूरा जोर लगाऊंगा। ये शिक्षित हो जाएंगे, अपना सारा अधिकार ये खुद ले लेंगे।
मैं बाकी का जो जो फोकस होगा वो अपने देश को बाहरी आक्रमण से बचाने में लगाऊंगा, जिसके लिए हमारी सेनाएं हैं, और लोग स्वस्थ कैसे रहें इस पर ध्यान दूंगा। बाकी मैं पूरा बजट लगाऊंगा कि मेरा एक एक बच्चा पढ़ जाए। शिक्षा का वो महत्व था। और जब हम अपने यहाँ शिक्षा की बात करते हैं तो लगता है जैसे आसमान टूट पड़ा। मुझे अभी कुछ दिन पहले एक कॉलेज में एक प्रोफेसर हैं, रात को 12 बजे उनका फ़ोन आया, अरे डॉक्टर साहब क्या आपने वीडियो बना दिया, अरे देखिए सो हम लोगों को परेशानी हो जाएगी। हमें क्या परेशानी होगी? अब वो जो नया जो अवर सचिव हैं के पाठक, वो खोज रहे हैं कि हम कॉलेज जाएं। हम कहे तो क्या खराबी है इसमें? कि नहीं, हमको आपके पास आना होगा, हमें आप छुट्टी का 3-4 महीने का छुट्टी का बना दीजिएगा। हम कह रहे हम तो बना ही नहीं सकते, बीमारी होगी तो 3 दिन का आपका हम बना सकते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। तो हम क्या करें? हमसे खोजा जा रहा है कि हम हाजिरी बनावे कॉलेज में जाएं। हम क्या खराबी, क्या सैलरी मिलती है कि नहीं मिलती है? तो नहीं, टाइमली नहीं मिलती। हम क्या टाइमली नहीं मिली, लेकिन जोड़ के मिल जाती है ना। तो हाँ, जोड़ के तो मिल जाता है। तो सैलरी लेंगे, लेकिन कॉलेज में जाने से दिक्कत है, पढ़ाने नहीं जा सकते। 12 बजे रात को फ़ोन आया था। तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि पहली बात, ठीक है, शिक्षा का माहौल सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ शिक्षकों के साथ। आप यदि सोच रहे हैं कि मान लीजिए मुजफ्फरपुर में है, चाहे भागलपुर है, चाहे मोतिहारी है, तो रहन सहन के लिए या वहाँ के जनरल माहौल नहीं अच्छा है, तो जनरल माहौल सिर्फ आपके लिए अच्छा नहीं, ऐसा बात नहीं है। वहाँ जुडिशरी में लोग काम कर रहे हैं, उनको भी वैसे ही क्वार्टर मिले हुए हैं। डॉक्टरों का भी वही हाल है, सड़कें वही हैं जिस पर सब आदमी चल रहा है। तो आपके लिए जब आप जॉब में आते हैं तो आपको पता होता है ना कि हमारी पोस्टिंग जर्मनी में नहीं होने वाली है, बिहार के ही किसी जगह पे लगेगी। तो जॉब जब लेते हैं उस समय तो बड़े बेचैन रहते हैं कि जैसे भी करके जॉब मिल जाए। और जब जॉब मिल गया तो अरे वहाँ ये खराब है, सड़क नहीं अच्छी है, नाले नहीं अच्छे हैं, बिजली नहीं अच्छी है, तो मच्छर है, तो फला है, ढिमकाना है। और जॉब लेने के लिए रिश्वत देने को तैयार रहते हैं। तो जॉब लेने के दिन नहीं पता रहता कि आपकी पोस्टिंग पूना में और बम्बई में और बेंगलोर में नहीं होने वाली है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मिट्टी हमारी है, इस मिट्टी में हम लोगों ने जन्म लिया है और यहीं दफन होंगे। लेकिन इसको सुधारने के लिए कौन आएगा? आसमान से कोई फरिश्ता आएगा, या आप और हम मिलकर इसको बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे? या कि बिल्कुल जो क्षुद्र राजनीति चलती है उन राजनेताओं के लिए बिल्कुल छुट्टा छोड़ देंगे? जैसे होता है ना कि कोई भेड़िया है या लकड़बग्घा है, शेर है, उसके सामने खरगोश ले जाकर रोज भोजन के लिए दे दीजिए। क्या बिहार ऐसा ही है? कोई चारागाह है कि जो आए राजनीति करके चला जाए, कुछ भी प्रॉमिस कर लें, आपको हम ये दे देंगे, आपको हम ये दे देंगे, आपको ये दे देंगे, धर्म के नाम पे ये दे देंगे, जाति के नाम पे ये दे देंगे, हो गया। जैसे भीख बांटी जा रही हो। जो आके कह जाता है कि हम ये दे देंगे, उनके पिताजी का जायदाद होता है क्या? वो जनता का ही पैसा होता है, जिसे आप कहते हैं हम इस योजना में आपको दे रहे हैं, इस योजना में आपको दे रहे हैं। चाहे वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, कोई भी हो, वो किसका है? जनता का पैसा है। आप उसके कस्टोडियन हैं, आपकी जवाबदेही है उसकी देखभाल करने की, और उसका सही इस्तेमाल हो, यह भी आपकी जवाबदेही है। और इसके लिए आपको सैलरी मिलती है, उसके लिए भत्ता मिलता है, और इसलिए जनता ने आपको सत्ता में बिठाया होता है। और सत्ता का मतलब ये नहीं होता कि सत्तारूढ़ दल, जी नहीं। जो विपक्ष में जो एमएलए बैठे हुए हैं, जो सत्ता में, वो भी सत्ता के साझेदार हैं, मंत्री नहीं। उससे क्या होता है? यदि एमएलए है या एमपी हैं जो सत्तारूढ़ दल के नहीं है, वो भी सत्ता के साझेदार हैं। तो जो शासन चल रहा है, कोई ये नहीं कह सकता कि मैं सत्तारूढ़ दल से नहीं हूं इसलिए हमारी जवाबदेही, बिल्कुल नहीं। क्या ऐसा थोड़ी होता है कि यदि आप विरोधी दल के एमपी हैं तो आपकी सैलरी कम हो जाती है, या विरोधी दल के आप एमएलए हैं तो आपकी सैलरी कम हो जाती है? ऐसा नहीं होता। तो जरूर सोचने के लिए हम विवश होते हैं कि हम कब तक ये भीख मांगने की स्थिति में पूरे बिहार को रखेंगे कि जैसे कोई ऊपर से आएगा हमको भीख में ये दे दे। क्यों जी? क्या समझ रखा है? तो पहली बात मैं
राजनीति पर तो थोड़ी बहुत चर्चा कर चुका हूँ। आज शिक्षा पर मुझे लगा कि बोलना ज़रूरी है, इसलिए मैंने कुछ बात रखी है। मैं उन शिक्षकों से क्षमा चाहूँगा जिन्हें मेरी बात अच्छी नहीं लगी हो, लेकिन सोच कर देखेंगे। बहुत से शिक्षक ऐसे हैं जो अकेले में मुझसे मिलते हैं और कहते हैं कि ये सूरत बदलनी चाहिए। उनमें हिम्मत नहीं कि वो सामने आके बातों को रख सकें, डरते हैं, जो कि डरने जैसी कोई बात नहीं है। कॉलेज आपका है, व्यवस्था आपका है, बच्चे आपके हैं, बच्चे आपके साथ खड़े हैं, उनके अभिभावक आपके साथ खड़े हैं। कॉलेज आपके अच्छे हो जाएंगे, शिक्षा अच्छी हो जाएगी, आपका राज्य देश में फिर उसी पुराने मुकाम को हासिल कर सकता है। लेकिन सबको थोड़ा थोड़ा हाथ बटाना होगा और अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठना होगा। दोस्तों, आपने मेरे इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आभारी हूँ। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने मित्रों में साझा करें। हीलिंग ट्यून्स चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम इस प्रकार के जो सामयिक विषय होते हैं उन पर कुछ न कुछ वीडियो बनाकर आपके सामने लाते रहते हैं। बेल आइकन दबा देंगे तो आगे वाली वीडियो जब भी आएगी आपको उसकी सूचना मिल जाएगी। जय हिंद, जय बिहार।